ओके ओके जी, लास्ट टाइम क्या देखा था हमने? हाजिक रिपीट करेंगे आप? सॉरी सर, वो थोड़ा लैग है तो हमने क्या किया? मैंने कहा है कि लास्ट टाइम हमने क्या किया था, थोड़ा रिपीट कर दें। नहीं सर जी, अभी रिकॉल नहीं कर सक रहा, मगर वही हमने काफी हद तक किया था। ईशा, हलीमा, इरफान। यस सर। जी बताएंगे कुछ क्या सर किया? हमने सेकंड ऑर्डर के रिस्पांसेस किए थे, ओवर डैम्प्ड रिस्पांस, क्रिटिकली और अंडर डैम्प्ड, और फिर उसके बाद अंडर डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड डैम्पिंग रेशियो। Good, shabash, good. Okay, before moving further, I would like to summarize what we did last time. And we started with the transfer function of a second order system. And we said that we can represent our transfer function So that's the transfer function of a second order system. इसमें characteristic polynomial जो है वो क्या है जनाब? हासिक, characteristic polynomial कौन सा है? सर ये ओमेगा एन के साथ भी एक ऐसा आएगा सर। थैंक यू जी। कौन साहब थे ये जिन्होंने ये बोला था? उसामा अहमद जी। हाजिक आप बताइए कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल क्या है? सर, मुझे वाकई याद नहीं है, असल में मैं आज सोया नहीं हूँ पूरी रात, तो बस इसलिए, वैसे मुझे पता होता। माशाल्लाह जी। इरफान बेटा, यस सर। सर ये s स्क्वायर प्लस 2 इट ओमेगा n प्लस ओमेगा n स्क्वायर। s square, the denominator of the transfer function is correct characteristic polynomial. Okay. हाजिक बेटा, ये पिछले 2 हफ्तों से पिछले 3 हफ्तों से कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल की बात चल रही है। सो ये सिर्फ एक रात के जागने की बात नहीं है। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज कॉन्सेंट्रेट। ओके जी, अगर हम पोल्स की बात करें, इसके जो रूट्स हैं, ऑफ कोर्स दीज आर द पोल्स ऑफ द सिस्टम, एंड S12 बिकॉज इट्स अ सेकंड ऑर्डर सिस्टम, सो वी हैव 2 पोल्स एंड द पोल्स आर माइनस eta or zeta. I always confuse eta and zeta, but anyway, this is the thing. Plus minus omega n and zeta square minus 1, and in fact from where you have obtained this, you have used the quadratic formula and you have obtained these roots. Okay. And we have talked about this, that when this zeta is equal to 1, what happens? अंडर डैम्प्ड होगा सर। कौन सा है? रूट्स ऑन नेगेटिव रियल एक्सिस, तो वो अंडर डैम्प्ड होता है। सर वो सर रिपीटेड होगा सर, वो रिपीटेड एंड सर क्रिटिकल डैम्प्ड सिस्टम होगा जी। So you will be having repeated poles
or at minus omega n. So इस बात का मतलब है in that case S12 जो है that would be at minus omega n और minus omega n पे दो पोल्स आपके पास आ जाएंगे. एंड अगर आप नेचुरल रिस्पॉन्स आप देखेंगे in that case that would be because this is your S1 and that's your S2. Okay, and in fact the transfer function becomes when eta is equal to 1 as omega n square divided by s plus omega n square. That's the transfer function in case of repeated poles or when eta is equal to 1 because the denominator becomes perfect square. Any questions? So in fact, if I am interested in plotting this, तो poles आपके पास कहाँ पड़े होंगे? Repeated poles, they will be on. So these are repeated poles at minus omega n pair. Okay. So that's j omega axis and that's the sigma axis and that's my S plane. Okay. What happened when zeta is between 0 and 1? ओवरडैम्प्ड हो जाता है. This equation. आवाज आ रही है मेरी? यस सर. यस सर. जी इरफान, क्या होगा? सर 0 और 1 के दरमियान. जी 0 और 1 के दरमियान सो रहे हैं या कोई मसला और है? बताएं क्या चक्कर है? सर वो थोड़ा लैग आ रहा था. ओवरडैम्प्ड सर. ओवरडैम्प नहीं होता, दिस इज अंडरडैम्प. ठीक है. एंड द रूट्स विल बी minus zeta omega n plus minus j omega n into 1 minus zeta square. Why? Because zeta is lesser than 1. As a result of that, आपके पास ये जो स्क्वायर रूट के अंदर वाली टर्म है that would be negative. So the poles, ये वाला पोर्शन जो है that would become as imaginary component जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाएगा. And you will be having complex conjugate poles. क्या लोकेशन होगी उसकी? ये लोकेशन है पोल्स की. एंड इनफैक्ट अगर आप उसको देखें तो दैट वुड बी एट द रेडियस ओमेगा एन पे, रेडियस ऑफ ओमेगा एन ये आपके पास पड़ा होगा. सो दीज आर द पोल्स माइनस जीटा ओमेगा एन एंड दिस थिंग दैट्स माइनस zeta omega n and in fact that's equal to minus sigma as well on the real axis. And of course in this case you can say that the natural response will be in this form: k1 e raised to power s1 of t, sorry not s1 of t nahi balki s1t plus k2 e raised to power s2t, and s1 is in fact this one minus sigma or minus zeta omega n that would be coming over here. Or in other words you can, because complex conjugate pole pairs हैं तो you can write it in this form as well: a e raised to power minus sigma t cosine omega t plus theta. This is another way of writing the same expression. Okay, and this portion is called omega or omega d. In fact that is omega or omega d.
and that's the damped natural frequency. When omega is equal to 0, eta is equal to 0, so that was case 2. Now what about case 3? When eta is or zeta is equal to 0, what will happen? जल्दी जल्दी बताएं यार. Critically अंडरडैम्प्ड सर. वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, आप में से जितने भी जवाब दे रहे हैं इसका मतलब है आपने लेक्चर को किसी ने भी नहीं पढ़ा, पिछले लेक्चर को किसी ने नहीं देखा, पिछले 20 के लेक्चर्स को. sir undamped होगा. Okay, the poles will be on the रियल एक्सिस. imaginary axis. This is imaginary axis, my son. And when eta is Yes. equal to 0, what will happen? So this portion will be cancelled, this portion will be cancelled, and you will be left with plus minus j omega n. So the poles will be on imaginary axis, and the system is called undamped system. Okay, great. And when zeta is equal to zeta is greater than 1, what will happen? Critically damped. Overdamped. इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन. यार कोई एक जवाब तो सही होता किसी का. So in this case you will be having 2. So for imaginary axis you will be having these are the poles for undamped case, and for eta is greater than 1. In that case you will be having 2 real and distinct poles. And 2 real and distinct poles का क्या मतलब है? You have overdamped system. And that's equal to minus eta omega n. Of course, the location of the poles will be this thing. Because zeta is greater than 1, so you will be having everything will be real. Okay, so you will be having poles. Suppose आपके पास एक पोल जो है वो इधर आ जाएगा और दूसरा पोल जो है वो आपके पास इस जगह पे होगा. इस पोल की लोकेशन जो है दैट इज माइनस बीटा ओमेगा एन माइनस ओमेगा एन बीटा स्क्वायर माइनस 1, और इस पोल की जो लोकेशन है दैट इज माइनस बीटा ओमेगा एन प्लस the square minus 1. Agreed? Yes, sir. Yes, sir. Any confusions regarding these location of the poles and value of the zeta? Any confusions regarding all these concepts? अगर कोई है तो please ask. बेटा यस नो बोल देना. नो सर अब नहीं. No, sir. नहीं सर, बिल्कुल मसला नहीं है. हाजिक तुम्हें तो वैसे भी कभी कोई मसला नहीं हुआ. जब कोई चीज पूछी जाती है तो तुम कहते हो कि बस ऐसे जी सर, वो आज सर. थोड़ी सी है तबीयत खराब, अभी सारा कुछ आ रहा है, ये मसला अच्छा नहीं है. एक सर, मिनट आपने रुकें, बीच में कोई सवाल कर रहा है उसको जवाब देने दे. बेटा हाजिक बस ठीक है, क्लियर. ओके बेटा, बीच में कोई सी की आवाज आ रही थी, पूछें बेटा. सर ये आपने जो आज पढ़ा है ये आपने लास्ट लेक्चर में इस तरह नहीं पढ़ाया था. आपने लास्ट लेक्चर में मतलब ये ईटा और ओमेगा एन के साथ जो सिस्टम के अनडैम्प्ड और ये सारे ये चार केसेस थे, ये सर तो आपने आज पढ़ा है. अब अभी भी तो यही बता रहा हूँ. यस सर, आप क्वेश्चन कर रहे थे तो इसलिए वो सबको नहीं आ रहे थे. चलो अल्लाह ताला हम सब के हाल पे रहम फरमाए.
आगे चलते हैं. Okay ji. Now before moving ahead, I would like to talk about step response of an underdamped system. So if we have transfer function is equal to omega n square s square plus 2 zeta omega ns plus omega n square, and if I'm interested in finding out the so what is the location of the poles? कहाँ पे पड़े हुए हैं पोल्स? सर कुछ ईटा बताएंगे तो पता चलेगा सर. नहीं, मुझे जनरलाइज टर्म्स में बताएं. ये अभी हमने जो सारी बातें की हैं ये जनरलाइज टर्म्स में हम बात कर रहे थे. कोई वैल्यूज मौजूद नहीं है मेरे पास. So the poles will be on minus zeta omega n plus minus j omega d, or in other words it's minus zeta omega n plus minus j omega n zeta square minus 1. ठीक है. अच्छा, अब मुझे इसका स्टेप रिस्पॉन्स चाहिए. व्हाट शुड आई डू? कम ऑन सर. आर ऑफ एस हमारे पास यू ऑफ टी बन जाएगा. आर ऑफ एस जो है दैट इज इक्वल टू 1 ओवर एस. एक तरफ आप कह रहे हैं आर ऑफ एस, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं यू ऑफ टी. इस तरह तो ना करें ना मेरे भाई. एक एस डोमेन की बात आप कर रहे हैं, एक तरफ टाइम डोमेन आप लेके आ रहे हैं. So RFS is equal to 1 over S for unit step response. So YFS, which will be the step response, and that's equal to omega n square divided by S square plus 2 eta or zeta omega ns plus omega n square. Agreed? बेटा जहां पे भी कोई कंफ्यूजन हो पूछेंगे तो पता चलेगा ना. ऐसे मुझे कैसे इल्हाम थोड़ी होना है मुझे. आप मुझे रोकेंगे तो मैं रोकूंगा ना. आप यहाँ पे गुमसुम अगर बैठे रहेंगे और फिर बाद में आपसे कोई क्वेश्चन किया जाता है तो आप कहते हैं कि आपने ऐसे नहीं पढ़ाया था, आपने वैसे नहीं पढ़ाया था. अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज स्टॉप मी. आई एम हियर टू टेल यू. दैट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी. And we have been talking about these responses, zero state response or step response and all these kind of things for last 3 weeks. So what should I do now? Plus initial value वाली term is divided by characteristic. जब ट्रांसफर फंक्शन लिखा जाता है तो इसका मतलब है कि we are not talking about initial conditions. मैं ट्रांसफर फंक्शन की बात कर रहा हूँ. पहले दिन ही हमने बात की थी कि ट्रांसफर फंक्शंस मीन द इनिशियल कंडीशंस आर जीरो. नो सर, जब हम फुल रिस्पांस लिख रहे होते हैं सर. नहीं, मैं फुल रिस्पांस की बात नहीं कर रहा ना. मैं अभी सिर्फ इसको स्टेप रिस्पांस देखना चाह रहा हूँ इस ट्रांसफर फंक्शन का. दैट्स इट. राइट सर, राइट सर, राइट सर. जी बोलें, क्या करूँ? पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे सर. जी पार्शियल फ्रैक्शन. आई वाज वेटिंग कि कोई बंदा बता दे मुझे. ओके, ए ओवर एस प्लस बी एस प्लस सी ओवर एस स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर. ओके, and if you calculate it, that would be a is equal to 1, b is equal to -1, and c will be equal to -2 eta omega n. Okay, so y of s will be equal to 1 over s. You can calculate it, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है. माइनस s प्लस sorry, and this can be further simplified as y of s can be written as
1 over s minus s plus zeta omega n. Just completing the square, I will be this portion, I will be completing the square, and that would be इस portion को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, that would be s zeta omega n square plus zeta square omega n square plus omega n square. Okay, and that would be equal to, this portion will be equal to omega or omega d square. So we can write it as s zeta omega n square plus omega d square, damped natural frequency की terms में. Any confusions regarding this? Just completed the square. एक term add की है zeta omega n square, जो है वो term add की है मैंने. So यहाँ पे add की है, तो in that case I will be adding it. In fact that was subtract करूँगा मैं यहाँ पे. So here I will be subtracting it, and as a result of that I would be getting, because omega d is equal to omega n 1 minus zeta square. So that's the term I'm getting from here. Agreed? Yes sir. Yes sir. So this portion, and again I'm splitting this portion as well, because जब completing the square किया है, तो in that case I will be having two roots of that, and both are complex conjugate of each other, and in that case I will be changing this coefficients of the residues as well. So in that case I'm making it s plus eta omega n, just splitting it. s plus 2 eta n था, एक eta omega n एक साइड पे लेके जा रहा हूँ और दूसरा जो है वो इधर ही रखा है. So in that case I will be having s plus eta omega n and divided by s plus eta omega n whole square plus omega square or omega d square, and the rest will be eta omega n s plus zeta omega n square plus omega square or omega d square. It's the same thing, omega or omega d. Okay जी, कोई बताएगा मुझे कि what will be the y of t? We have done all these things. कोई नई चीज नहीं पूछ रहा हूँ आपसे मैं. I just want to use this thing. So Laplace inverse of e raised to power minus at cosine bt, that's equal to s plus a square plus b square. So that's why I have formed it in this way. And Laplace inverse of e raised to power minus at sine bt, that's equal to b over s plus a square plus b square. Of course these things are given to you, but you have to form everything according to this, so that you can use these equations or use these transform pairs. So what it will be, 1 over s का inverse क्या है Laplace transform? Sir, u of t. U of t sir. It's 1, in fact u of t या 1. U of ठीक है. Okay, 1 उसके बाद. Now that's resembling what? Sir, ये cos वाली term. Cos है, and in fact that would be e raised to power minus eta omega n cosine omega dt, and this portion I want to make it as sine, so I will be multiplying it with, if I multiply this with omega d से, अगर मैं इसको multiply कर दूं,
और डिवाइड कर दूं ओमेगा डी से, so omega d will come over here and this portion zeta omega n over d will be taken out. So as a result of that, this would be minus zeta 1 minus zeta square and exponential minus zeta omega nt sine omega dt. Or you can use the other format as well, because we had done last time one example जिसमें हमने ये किया था. So you can use the other format as well to write this y of t, and in fact you will be from the very start of y of s, you can use that, and in that case it would be 1 minus e raised to power minus zeta omega n divided by 1 minus zeta square cosine omega dt minus phi. So you can use this thing as well as we had talked about. यहाँ पे अगर हम आप देखें तो आपको this one, it's a similar kind of expression which we have obtained when we have complex conjugate poles. ठीक है? So either form you can take. Any confusions, any questions? So now we have got these two expressions. We will be rather working on this expression, and sometimes if necessary you can use this expression as well. So both are correct. कोई इसमें कोई confusion वाली बात नहीं. So now this is your unit step response. Forced response कौन सा है हाजिक, और natural response कौन सा है? Can you identify? नंगियाल, तो स्क्रीन नजर नहीं आ रही मुझे भी. नंगियाल में लैग है. यस सर. जी बेटा बताएं, फोर्स रिस्पांस कौन सा है? सर 1/s है सर. सर ऊपर वाले में बताइए भाई. किसी में बता दो यार. सर ये जिसके साथ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है, ये हमारे पास वो होगा फोर्स रिस्पांस. और आपका क्या नाम है बेटा? नंगियाल अहमद से. नेचुरल बेटा तो उल्टे सारी बातें जो भी बता रहे हो ना, सारी उल्टी बता रहे हो बेटा. फोर्स रिस्पांस किसकी वजह से है? फोर्स रिस्पांस इनपुट की वजह से है. इनपुट की वजह से. तो जो 1/s है वो फोर्स रिस्पांस है. जो दूसरा आपके पास रखा हुआ है वो आपके पास नेचुरल रिस्पांस है. The natural response will die down and actually you will be reaching your forced response. कई दफा ये बात हो चुकी है. पिछले लेक्चर्स पढ़े हैं आपने? नंगियाल भाई आपसे पूछ रहा हूं. यस सर. यस सर. और फिर हालात ये. ओके, नाउ द रिस्पॉन्स इज ऑसिलेटरी. क्यों ऑसिलेटरी होगा ये रिस्पॉन्स? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ cosine and sine, or even in this expression the presence of cosine is making this response oscillatory. And what would be the frequency of oscillation? ईशा बैठी हुई हैं? यस सर. जी ईशा बोलिए. सर ओमेगा डी. Omega d is the frequency of oscillation, and this is the frequency with which the damped second order system's output is responding. Okay. Now the performance specification, which is in fact the topic of today, and in fact we have been most of the things were done before. I just summarized it, and I have concluded that that's my step response of the system, because that's necessary to talk about the future things, which are the performance specifications. And the performance specifications of the second order system are motivated or derived by the above expression. Now let's see that how the response looks like.
And we have already discussed it, but let's see it again, and then we will be correlating it with this expression. Okay, how the response will look like. जो आपका second order underdamped system का response है, उसको अगर हम देखें तो this is my y of t, that's my t, and ये मेरे पास जो लाइन है इसको मैं कह देता हूँ suppose, okay, so this is the step input. Suppose this is 1 है, so that's my final value, and what's happening कि मेरा response जो है that is something like that. ठीक, इस तरह का response है. The response is overshooting the final value. That's my final value. At time t is equal to infinity, I will be reaching this value because that's my input. ठीक है, इसको मुझे meet करना है. So I will be overshooting the final or steady state value. I will be oscillating about this and then finally settle on this value. So we can see in the expression, अगर हम expression को देखें तो cosine and sine are multiplied with the decaying exponential. जरा ये गौर से देखिएगा. In fact, that's equal to t होना चाहिए था इसके अंदर. Yeah, इसके अंदर t होना चाहिए. Okay, so ये decaying exponential क्या कर रहे हैं? They are in fact responsible कि ये जो आपका oscillations जो हैं वो किस तरह से decay कर रही हैं. और so this is the situation. ये आपके पास ये decaying आपके पास जो envelope है वो इस तरह का है, and that is because of this term exponential minus zeta omega n की वजह से. And you know that this is what zeta omega n क्या चीज होती है? ईशा? सिग्मा सर. सिग्मा. ग्रेट. क्या नाम है बेटा आपका? इब्राहिम सर. इब्राहिम, थैंक यू बेटा. यस, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, इनको बिल्कुल मैंने आपको पहले भी आपको कहा है कि these should be as a palm of your hand, क्योंकि ये चीजें छोटी छोटी चीजें इनको आपस में कोरिलेट करें. पिछला लेक्चर अगर आप देखें तो मैंने पूरा का पूरा लेक्चर इस चीज पे दिया था कि किस तरह से आप सिग्मा जे ओमेगा को इन ओमेगा के साथ, ओमेगा एन के साथ और फी के साथ और जीटा और ओमेगा एन के साथ किस तरह से कोरिलेट करते हैं. व्हाट इज द बिग पिक्चर जो है वो आपके साथ डिस्कस की थी कि किस तरह से जैसे जीटा चेंज हो रहा है और ये सारी चीजें चेंज हो रही हैं, व्हाट इज हैपनिंग. ठीक है, तो ये आप लोग जरा थोड़ा सा इसके साथ तवज्जो के साथ जो है ना इन चीजों को लेके चलें. ओके जी, सो दीज आर द थिंग्स, यानी ये एक जनरल रिस्पांस है और इस रिस्पांस के साथ जो है ना अब हम आगे जो है ना चलते हैं. सो परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन की टर्म्स में अगर हम देखें तो द फर्स्ट थिंग इज, एज वी हैव ऑलरेडी सेड, दैट द क्वालिटी ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टेबल सिस्टम इज characterized by some parameters, and these parameters are rise time, peak time, overshoot and settling time. So these are the four things. और ये वो peak time और rise time नहीं है जो आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते हैं. ठीक है, जरा थोड़ा सा इसको एहतियात के साथ देखिए, मिक्स मत कीजिएगा इसको. अच्छा जी, rise time क्या चीज है? It is the interval of the time. आज़िक, आवाज आ रही है बेटा? इरफान? यस सर, आ रही. ओके, अब जरा तवज्जो के साथ बैठो. ओके जी, राइज टाइम क्या है? इट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द स्टेप रिस्पॉन्स. दिस इज माय स्टेप रिस्पॉन्स गिवन टू मी. इट्स सिमिलर टू दैट. मैंने इसको पहले से प्लॉट करके आपको ओवरऑल बता दिया कि हो क्या रहा है आपके पास. सो दैट्स द रिस्पॉन्स विद मी. सो इट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द स्टेप रिस्पॉन्स of the system to go from 10% to 90% of the final value. What's the final value, Irfan? Yes sir. What's the final value?
नहीं पता सर फाइनल वैल्यू ए होगी जिस पे सेटल हो A. Irfan, please concentrate. यस सर This is the final value. ये steady state value है, ये final value है, which will be reached at time t is equal to infinity, which is the settling time. So right now what we are saying कि हमारा rise time क्या है? Rise time is the interval of time required for the step response of the system to go from 10%, ये 10% जगह है, 0.1 of the final value, and 90% of its final value, so 0.98. अच्छा, जरूरी नहीं है कि that's the only definition. Some people define it as the interval of the time required for the step response of the system to go from 0% to 100%. In that case, आपको यहाँ तक जाना होगा, ठीक है? तो इस केस में जो आपका rise time है वो ये चीज बन जाएगी, ये पूरी विंडो जो है ये बन जाएगी. Some people define it is from 0 to 10% to 75%. It is how you define it. ठीक है, so कोई solid definition जो है इस तरह की इसकी नहीं है, but you should know the concept and the way it is defined. So it is here we are saying that it is 10% to 90% of its final value. So this is the window जो कि indicate कर रही है, ये time जो है ये indicate कर रहा है ये मेरा rise time है. If I take the definition of 0 to 100% of the time, then I will be starting from here and I will be reaching here. ठीक, so that would be my rise time. ये जो आपको x axis पे नजर आ रहा है, that would be my rise time. ठीक हो गया जी? अच्छा, moving forward. अच्छा, अब if I'm interested in knowing कि मेरा TR जो है, what's the value of TR, I want all of you to concentrate. This is my expression which you have already seen. Y of t का expression आप find out कर चुके हैं, and y of t is equal to what? It is 1 minus e raised to power minus zeta omega n t. That's cosine omega dt plus zeta over 1 minus zeta square sine omega dt. Okay, what will happen if I'm interested in finding out TR? I'm interested in finding what is the expression for TR in terms of all these cosine, sine and zeta and omega, and what should I do? I know one thing, that y of TR is equal to सर 0.9 टाइम्स है. 0.9 कह लें, या इस वक्त मैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं कह देता हूं इट इज 1. ठीक है, मैं इसको दूसरी वाली अगर मैं यूज करता हूं तो इट इज 1 पे मैं आ जाता हूं. ओके, जस्ट टू सिंप्लीफाई माय कैलकुलेशंस. सो YTR will be equal to 1. So 1 will be equal to, now this is my expression, 1 minus exponential minus zeta omega n, this time t is replaced with TR, cosine omega dtr plus zeta over 1 minus zeta square sine omega d tr. Okay, so exponential minus zeta omega n tr cosine omega dtr plus zeta over 1 minus zeta square sine omega dtr, that would be equal to 0. Okay, can I write exponential minus zeta omega n tr is equal to 0? Yes sir. Isha? Yes, sir. Anyone who says no? We cannot write this. We cannot why? Because e raised to power some
इंफिनिटी की तरफ आप जाते हैं जब, तो दैट्स इक्वल टू 0। इसमें ये तीनों चीजें जो हैं ये फाइनाइट हैं। टी आर जो है आपको पता है, टी आर इज अ फाइनाइट थिंग, ऐसे ही है ना। यहाँ पे टी आर जो है किसी पर्टिकुलर जगह पे ओवरशूट से पहले ही आपको टी आर मिल रहा है। सो इन दैट केस टी आर इज फाइनाइट एज वेल, सो यू कैन नॉट राइट इन दिस वे। सो द ओनली पॉसिबिलिटी इज दैट दिस टर्म कैन बी इक्वल टू 0। सो यू विल बी राइटिंग दिस। ये क्लियर हो गई बात, ये किस वजह से हम नहीं लिख सकते? So this is not equal to 0. Yeah. This is not equal to 0. So if this is, if AB is equal to 0 and A cannot equal to 0, cannot be equal to 0, so in that case we can write as B is equal to 0. So we are doing this thing. Agreed? Yes, sir. Okay, great. So what we will be doing, cosine omega d TR, that would be equal to minus zeta 1 minus zeta square sine omega d TR, and that would be in fact equal to tangent omega d TR, and that's equal to minus 1 minus zeta square zeta, and TR is nothing but 1 over omega d tangent inverse minus 1 minus zeta square zeta। ये आपके पास कॉपी पेंसिल है? आपके सामने नोटबुक्स वगैरह मौजूद हैं? पेंसिल पेन है? Yes, sir. Okay, great. Okay, I can write this. This is one of the form of the expressions. If I'm interested in finding out rise time, and if I know omega d and eta and all these things, I can find it. But another way of writing the same thing is TR is equal to pi minus phi divided by omega d. So omega d तो अपनी जगह पे मौजूद है. So just check that how this can be written as pi minus phi. Just check it. And this is coming from the expressions we have already discussed. We had discussed that cosine of phi, that's equal to eta. What is phi? Phi is this angle. ये जो angle है आपका, that's equal to phi. And cosine of that phi is equal to zeta. So we start with this expression. Cosine phi is equal to zeta, and tangent of phi अगर हम बात करें तो that's equal to omega d divided by zeta omega n. इसको यूं देख लें, अगर सपोज मेरे पास ये पोल पड़ा हुआ है तो ये मेरे पास ओमेगा n है, ये मेरे पास phi है, दिस इज zeta omega n है, ये वाली जगह जो है, and this is omega d. So tangent will be equal to omega d divided by zeta omega n, opposite divided by adjacent. So this is my angle, opposite divided by adjacent, omega d divided by zeta omega n. So as a result of that, omega d is equal to omega n 1 minus zeta square divided by zeta omega n. That omega n will be cancelled. So tangent of phi, that would be equal to 1 minus zeta square root divided by zeta. But because of that negative sign, you are placing a pi there. So क्योंकि TR जो है that should be always be positive number. So therefore we are exploiting the periodic nature of the function, tangent function. So we are saying that TR will be equal to this thing. So either you use this formula or this formula, you're fine. Questions, please. सही काइंडली पाई माइनस फाइव वाला दोबारा एक्सप्लेन कर जी बेटा ऐसा है ना, इसको अगर आप और से देखें तो टेंजेंट ऑफ फाई जो है
दैट इज इक्वल टू 1 माइनस जीटा स्क्वायर डिवाइड बाय जीटा, ठीक है। और इसमें देखें तो आपको यहाँ पे टेंजेंट इनवर्स में ये नेगेटिव साइन नजर आ रहा है। So in order to incorporate this, वो दे देते वैसे ORS CR आप अपने प्लीज कोलीग्स को बताएंगे माइक्स तो ऑफ कर दें प्लीज। So this is a negative sign. Because of this negative sign we are introducing this pi. Otherwise this would have been, अगर ये positive होता तो हम कह देते this is phi over omega d, ठीक है। Because tangent inverse phi will be equal to this thing. इस केस को अगर मैं देखूं तो tangent inverse of tangent inverse of 1 minus this zeta square over zeta, that would be equal to phi. But I have a negative sign there. So because of this negative sign and because of the periodic nature of tangent, I am introducing this pi there so that this TR should be positive term. Have I answered your question, beta? Yes, sir. Okay, great. Any other question? Hazik, clear है बेटा? इरफान? यस सर। जी बताएं क्या किया है हमने टीआर के लिए, क्या किया है टाइम राइज टाइम कैलकुलेट करने के लिए? सर आप रिपीट करें। सर y ऑफ t हमने पिछले सर फंक्शन से कैलकुलेट किया था, उधर सर हम y ऑफ t और 1 पुट करके सर गुड, शाबाश, गुड, वेरी गुड। ओके जी, नाउ लेट्स मूव टू, अच्छा इससे पहले ये चीज हम पिछले लेक्चर में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एंड व्हाट डज इट से, ये आपका नॉर्मलाइज्ड स्टेप रिस्पांस जो है वो प्लॉटेड है y ऑफ t, और अगर आप देखें तो ओमेगा एन टी प्रोडक्ट पे t ओमेगा एन और t के उस पे प्रोडक्ट पे ये गिवन है। एंड व्हाट डज इट से कि जैसे जैसे आपकी जीटा की वैल्यू जो है वो बढ़ती चली जा रही है, व्हाट्स हैपनिंग, आपकी डैम्पिंग जो है वो इंक्रीज होती चली जा रही है, ठीक है। अब इसी डैम्पिंग को जरा राइज टाइम के साथ जो है ना वो इंक्लूड करते हैं। सपोज दिस इज योर स्टेप रिस्पांस है, तो ये आपका फाइनल वैल्यू है, ये 1 वैल्यू है, ठीक है जी। अच्छा, अब जैसे जैसे जीटा इंक्रीज कर रहा है, देखें जीटा इज इक्वल टू 0 पे, तो जीटा इज इक्वल टू 0.1 पे देखते हैं। 0.1 पे क्या सिचुएशन है, व्हाट इज द राइज टाइम? कब पहुंच रहा है? 0.1 पे। इट्स ऑलमोस्ट, यस यू आर राइट, ये तकरीबन इस जगह पे ये है जीटा इज इक्वल टू 0.1, ये मेरा ख्याल है कि तकरीबन 1.6 1.7 पे पहुंच रहा है, ठीक है। अच्छा, जैसे ही जीटा को 0.7 करते हैं, अब देखिए क्या हो रहा है, इट्स ऑलमोस्ट 2 point something, एग्रीड? यस सर। ठीक, सो इस बात का क्या मतलब हुआ, एज जीटा इज इंक्रीजिंग, यानी डैम्पिंग रेशियो ऑफ द सिस्टम अगर इंक्रीज कर रही है तो राइज टाइम जो है वो भी इंक्रीज कर रहा है। सो द सिस्टम इज स्लोअर टू रिस्पॉन्ड। रिस्पॉन्ड का क्या मतलब, उसने सेटल किस वक्त होना है, वो सेटल जो है वो अपना उस पे, बल्कि सेटलिंग तो इसको नहीं कहना चाहिए, इट इज अपनी फाइनल वैल्यू ओवरशूट से पहले जो उसका रिस्पॉन्स है वो स्लो है एज कंपेयर टू द जो आपके पास जीटा इज इक्वल टू लोअर वाली टर्म्स हैं, क्योंकि उनके अंदर ऑसिलेशन ज्यादा है, डैम्पिंग रेशियो जो है जिनके कम है। एग्रीड? यस सर। So this is a plot from your book which is in fact damping ratio है x axis पे और y axis पे rise time with the product of omega n है। So you can see as the damping ratio is increasing, आपका जो rise time है वो भी बढ़ता चला जा रहा है। So जैसे जैसे आप देखें 0.3 पे वो जो प्रोडक्ट है that's around 0.12 या 0.13 हो गया है, फिर इसी तरह से 0.7 पे अगर आप देखें तो इट्स राइज टाइम इज अराउंड 2। सो इस तरीके से यू कैन फाइंड आउट, और आपके जितने भी ड्रिल प्रॉब्लम्स हैं दे आर एसोसिएटेड विद दीज फिगर्स, बट क्योंकि बुक के अंदर ये एक्सप्रेशंस जो हैं ये मौजूद नहीं हैं, सो आई वांटेड कि आप इन एक्सप्रेशंस को भी देख लें एंड हाउ दीज आर कैलकुलेटेड। तो अगर आप
ये वाली इक्वेशंस के साथ चलना चाहते हैं, बिकॉज आई सेड कि मैं इसको कैलकुलेशन को ईज अप करना चाह रहा था. इफ यू आर इंसिस्टिंग कि मैं 0.1 और 0.9 के दरमियान वाली विंडो का राइज टाइम जो है वो देखना चाह रहा हूँ, इन दैट केस you will be having two equations and two unknowns, and on the basis of that you will be calculating that so TR upper and TR lower, and on the basis of that you will be find out के उस window की जो width of the window है वो आप find out कर लेंगे, which is TR higher minus TR lower. Okay जी. The second parameter we are interested in evaluating the performance of the second order system is peak time, and how the peak time is defined. It is the time required for the step response to of the system to reach the first peak. Now this is my first peak. So ये वाला जो time है rise time था final value तक पहुंचने के लिए. That was the rise time. Be it 0.9% of the rise time or 100% of the rise time, but that was before this peak time. Peak time जो है ये पहली peak तक जब पहुंचेंगे हम तो वो वाला जो time है that is called peak time. How to calculate it? आइडिया है? अगर मैं peak time को ये नीचे expression दिया हुआ है, what should be the methodology to get the peak time? Any idea? सर कितना ओवरशूट हो रहा है सर, उसकी हम वैल्यू जो है वहां से 100+% हो जाएगा सर, तो वो हम मल्टीप्लाई कर देंगे. नहीं, इसको ना देखो यार, ओवरशूट को मत देखो, ओवरशूट को मत देखो. आई एम इंटरेस्टेड इन दिस पीक. ये पीक की वैल्यू क्या है, मैं इसमें इस टाइम की वैल्यू क्या है, मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ. डेरिवेटिव लेके 0 के इक्वल करके. ग्रेट. क्या नाम है बेटा आपका? सर आतिफ अली. जी आतिफ, थैंक यू वेरी मच. एंड आतिफ हैज एब्सोल्युटली सेड अ राइट थिंग कि at this point the slope will be equal to 0. So I will be taking the derivative of this expression. ये जो मेरे पास curve रखी हुई है, which is explained by the expression of y of t, which we have already calculated. So ये y of t का expression है जो कि आपको यहाँ पे plotted है. So you will be taking the derivative of that, equating it equal to 0, and you will be getting वहां से आपको वो जो है solution मिल जाएगा, and you will be putting that solution in the second derivative just to verify कि आप maximum पे बैठे हुए हैं या नहीं बैठे हुए हैं. So let's start this. मेरे पास y of t जो है वो मौजूद था. What is y of t? कोई मुझे लिखवाएगा y of t? है किसी के पास लिखा हुआ y of t? Yes sir. 1 minus exponential power. 1 minus exponential power minus zeta omega n. Good. T. Bracket cos omega dt. इसको ओपन ही कर लेते हैं. तो कोसाइन ओमेगा dt. उसके बाद है माइनस मैं ब्रैकेट नहीं लगा रहा हूँ. So in that case that would be equal to minus the constant term थी zeta minus 1 minus zeta square exponential minus zeta omega nt. ये decaying term जो है ये दोनों में मौजूद है, and then sin omega dt. Okay, so that's the expression. और ये जो exponential term है ये आपको कहाँ से मिल रही है? ये यहाँ से आ रही है. ठीक है, s plus a zeta omega n, so that's why exponential minus zeta omega nt. ठीक है बात. And omega d is the damping frequency, and that's b square. So that's why omega dt पे that's bt. So थोड़ा सा इनको relate करना सीखिए. Okay. So now what we have to do, we have to take the derivative of this y of t. So what is the derivative? That's equal to, that would be
that is 0. So minus का derivative जब आप लेंगे that would be zeta omega n into exponential minus zeta omega nt cosine omega dt plus exponential minus zeta omega n t into omega d sine omega dt, and then this portion, ये इस portion का मैंने किया था derivative, and then it would be plus omega square omega n divided by 1 minus zeta square exponential minus zeta omega nt sine omega dt minus zeta omega d divided by 1 minus zeta square exponential minus cosine omega dt is equal to 0. I think this is, we are not getting this term, so that term will be cancelled out, and finally you will be getting, आपके पास आ जाएगा exponential minus zeta omega nt omega d plus zeta square omega n 1 minus zeta square sine omega dt, and that's equal to 0. जी जनाब, can this term be equal to 0? No sir. No, sir. No. Why not? Why not? Finite Why values not? Sir, हैं। because e power Because infinity. now we are talking about t is equal to tp कर लेते हैं, ठीक है? t is equal to tp, so everything जहाँ पे ये रखा हुआ है मैं उसको t is equal to tp कर देता हूँ, ठीक? So this is a finite value. This cannot be equal to 0. Can this be equal to 0? Of course not, because for a second order underdamped system ये possible ही नहीं है कि ये constant जो है ये 0 हो जाए, ठीक है ना? Underdamping के लिए eta is between 0 and 1. So in that case there will be some omega d, there will be some omega n, and there is some omega zeta. So this cannot be equal to 0. So the only thing which can be equal to 0, it is sine omega d tp, that's equal to 0. So as a result of that, the inverse will be equal to, tp will be equal to what? That is n pi over omega d, and of course n is equal to 0 doesn't make any sense, so n will be equal to 1, 2, 3 and so on. So that's my solution for tp, and then I will take the second derivative and I will be putting this value there, और उस वैल्यू को डाल के मैं जब देखूंगा तो मुझे अंदाजा होता है कि what's happening at t is equal to n pi. I will take the second derivative, just take it. Okay, just take the second. जी बोले मैडम। सर ये हमने जो क्या उसका नाम है डेरिवेटिव लिया था, उसके बाद हमने टी को टीपी से रिप्लेस कर दिया, हालांकि सर डेरिवेटिव तो हमें सारी की सारी जो पीक्स हैं उनके लिए अकाउंट कर रहा है सर, तो हमने फर्स्ट पीक को क्यों कंसीडर किया, टीपी क्यों ले लिया सर हमने? Because this is by definition, it is the time required for the step response of the system to reach the first peak. सर लेकिन जब हमने डेरिवेटिव ले लिया वो तो हमें सारी की सारी पीक्स की हमें नहीं बता देगा कि 1 2 n की वैल्यू अगर हम ले लें, तो इसीलिए हम कर रहे हैं ना कि फिर हम सेकंड डेरिवेटिव लेके उसमें हम डालेंगे। अगर तो सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं और यही सोल्यूशन जो n पाई और ओमेगा डी है उस सेकंड उसमें डालते हैं, सो फिर डिफरेंट n की वैल्यूज के लिए हम देखेंगे। अगर तो सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू n इज इक्वल टू फॉर सम वैल्यू इट इज लेसर देन 0, इस बात का मतलब ये होगा कि आपका मैक्सिमा जो है वो आपको वहां पे मिल जाएगा और बाकी जो है आपके लोकल मिनिमा हो जाएंगे। ये आपका जो ग्लोबल मैक्सिमा है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना? राइट सर। ओके, क्या नाम है आपका? इब्राहिम सर।
Good, Ibrahim, good question. Very good question. Thank you. Okay, just take the second derivative and what it will be. मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, you can have it. थोड़ा सा मेहनत कर लीजिएगा. So that would be equal to, and by the way, this is not in your book. Yes. So इसलिए मैंने कहा कि आपको एक दफा इसका फ्लेवर जो है वो मिल जाए. So that's the constant, and then minus zeta omega n exponential minus zeta omega nt sine omega dt plus exponential minus zeta omega nt omega d and cosine omega dt. ओके जी. अब n pi पे आपका सॉल्यूशन जो है वो क्या है? Tp is equal to n pi over omega d. What can we say about second derivative at omega is equal to n pi over omega d? क्या होगा? साइन वाली टर्म तो गई ना इब्राहिम? यस सर, वो तो एलिमिनेट हो जाएगी. एलिमिनेट हो जाएगी. सो व्हाट इज हैपनिंग नाउ? लेट्स सी. सो d square over dt square yt and that would be equal to omega d plus okay जी. Let's start checking now. Now Tp is equal to n pi over omega d था. ठीक है, कैंसल आउट हो गया साइन वाली टर्म. अब जरा चेक करते जाते हैं. n इज इक्वल टू 1 के लिए चेक करते हैं. n इज इक्वल टू 1 पे क्या हो रहा है? -1. ठीक है. सो इस बात का मतलब द ओवरऑल the response, the second derivative will be so indicating that you have got this maximum. n is equal to 2 के लिए जाएं तो in that case that is equal to, for n is equal to 1, n is equal to 2 के लिए जाते हैं तो that derivative will be equal to greater than 0. So we conclude that our Tp, the first peak, will be equal to pi, n is equal to 1 पे pi over omega t. So that's the expression. Got it? Yes sir. Okay. So this expression is given in your book. Tp is equal to pi over omega d, but the solution is not given. So now you have it. Similarly, this expression, even different books के अंदर ये expression मौजूद है. Some of them got the solution of that and some of them haven't. आपकी बुक में ये solution नहीं है, so ये भी आपके पास एक extra चीज जो है वो आ गई. But before moving further, I would like to have a थोड़ा सा recording में stop करूँगा.